हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है सभी के। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बिंदास होंगे। आप सभी की पढ़ाई एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आज हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सेट कराने वाले हैं। देखिए 2024 का सेट नंबर 2 HW, इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स और इसके ये जो क्वेश्चंस हैं आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। जरूर से इस सेट को कर लीजिएगा अगर 2026 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लाना चाहते हो तो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम आपको 2024 का सेट नंबर 2 HW के ये जो ऑब्जेक्टिव्स है इन्हें तो मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, देखिए टिक लगे हुए हैं, ये मैंने करा दिए थे। आज हम आपको ये जो आपके वर्णात्मक प्रश्न है 2 4 6 अंक वाले ये जो क्वेश्चन है इन्हें हम आज डिटेल में आपको कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। बिल्कुल मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, तो अभी लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा जिससे कि आने वाली अगली क्लास आपको जल्दी ही मिल जाए। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अ क्लास। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 2026 में लिख के ले लीजिए मेरे भाई, 2026 में लिख के ले लीजिए। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जरूर से इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए कैसे करते हैं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन 100% आएगा इस बार, क्योंकि हर बार आता है तो इस बार भी आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। देखो अंडर रूट 2 की जगह पर आपको अंडर रूट 3 भी दे सकता है, अंडर रूट 5 भी दे सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई मतलब घबराने की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, जैसे मैं ये बताऊंगा ना वैसे ही ये वाले भी हो जाएंगे, सेम टू सेम, खाली नंबर चेंज हो जाएंगे बस। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कभी भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो आपको परिमेय संख्या मानना है। तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके रूप की होगी, p बटा q के रूप की होगी, यानी अंश बटा हर में होगी, जहां q हमारा 0 नहीं होगा। ये वाला मैंने क्वेश्चन एक स्पेशल वीडियो बना के बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। ठीक है देखिए वैसे समझ में आ जाएगा, मैं पूरे प्रयास करूंगा आपको इसी में समझाने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर ये अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में होगी, जहाँ q जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में कुछ तो 1 होगा, 1 की p से गुणा होगी तो p कम p आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी गुणा करा तो अंडर रूट 2 q हो गया, और इसे हम समीकरण पहली मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आपको दिख रहा होगा बराबर के राइट साइड अंडर रूट। जब भी आपको बराबर के लेफ्ट साइड या राइट साइड अंडर रूट दिखता है तो आपको दोनों ओर वर्ग कराना है। याद रखिए मेरे वर्ड्स को, दोनों ओर क्या कराएंगे, वर्ग, दोनों ओर वर्ग कराने पर। इधर भी वर्ग कराओ, वर्ग कराने का मतलब स्क्वायर लगाना है आपको, इधर भी स्क्वायर लगा दो, दोनों ओर स्क्वायर लगाना है आपको। ये देखिए स्क्वायर लगा दिया, तो देखो p स्क्वायर बराबर, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा, और स्क्वायर जो है q के ऊपर भी लगा हुआ है। अब देखिए 2 गुणा में तो इधर कहाँ पे आएगा, बट्टे में आएगा, तो बराबर आ गया q स्क्वायर। तो आपने देखा कि p स्क्वायर किससे, 2 से विभाजित है, नीचे जो होता है उससे विभाजित होता है, तो p स्क्वायर 2 से विभाजित है। इसे ही आप लिख देंगे कि चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा होता है तो आप जो है उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि ये सब होता क्यों है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पुनः मानेंगे, अगले स्टेप पे हम पुनः मानेंगे, पुनः हम मान लेंगे यहाँ से। देखिए समीकरण फर्स्ट में p बराबर है तो p बराबर अंडर रूट को भूल जाओ, सिर्फ 2 मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे q की जगह पर k मान लो। जहाँ k क्या है, जहाँ k कोई पूर्णांक है, जहाँ k कोई पूर्णांक है, यहाँ आप लिख सकते हैं पेपर में तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना कोई दिक्कत ना, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। जहाँ के कोई पूर्णांक है, कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे आप समीकरण फर्स्ट में p बराबर क्या दे रखा है, अंडर रूट 2q, तो
तो इस p की जगह पर हम ये रख सकते हैं, p बराबर अंडर 2 क्यू, ये जो है यहाँ पे रख सकता हूँ मैं। तो मैं लिखूंगा समीकरण फर्स्ट से p का मान रखने पे, तो p का मान रखो, p ये है तो p की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट 2 क्यू रखेंगे, अंडर रूट 2 क्यू रखेंगे, और बराबर में कितना है देखो 2k है। अब आपको देखो अंडर रूट दिखा, जैसे ही अंडर रूट दिखे तैसे ही वर्गमूल कर दो दोनों ओर, तो आपको करना है दोनों और वर्ग कराने पर इधर भी वर्गमूल कराना है आपको, वर्ग कराना है, मतलब स्क्वायर लगाना है, और इधर भी स्क्वायर लगाना है। अब देखो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा, और स्क्वायर क्यू के ऊपर भी लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और के स्क्वायर ये 2 से कट रहा है, इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो यहाँ गया क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, 2 गुणा में है तो बट्टे में आएगा इसके। तो यहाँ से आपने देखा जैसे ऊपर p स्क्वायर बटा 2 आया था, वैसे यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर बटा 2 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि जैसे ऊपर लिखा था क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, तो आपने देखा p भी 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब भाई यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब इनका जो p और q है, देखो p भी 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब p और q का जो HCF है वो क्या है 2 है। तो यही आप लिखेंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि p और q दोनों 2 से विभाजित हैं, इसलिए p और q का HCF कितना होगा 2 होगा, जो कि 1 नहीं है। अगर 1 होता तब बात बनती, लेकिन 1 नहीं है, अतः मैं कह दूंगा कि अतः, आप यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, क्या नीचे लिखेंगे कि अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख दो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, बस ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूफ्ड। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक के बराबर साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए होगा। हमें इसको बराबर दिखाना है, सिद्ध करना है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, सिंपल सा छोटा सा सरल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। देखो मेरे भाई क्या है क्वेश्चन, क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन है अपने दूसरे का ख। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, तो लिखेंगे हम सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक ए वटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए है। ये मेरे को सिद्ध करना है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको मुझे इसके बराबर दिखाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कैसे दिखाओगे। सबसे पहले आपको पता है ये LHS है, यानी लेफ्ट साइड है, और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी LHS लेंगे। इस LHS को लेंगे तो लिखेंगे हम टेकिंग LHS लेने पे लीजिए 1 प्लस सेक ए बट्टा में क्या है सेक ए है। तो देखो 1 है तो 1, सेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन और कोस में सोचो 1 बटा कोस लिख सकते हैं। ऐसे देखो सेक की जगह पर हम 1 बटा कोस लिखेंगे। अब देखो ऊपर क्या होगा, कोस इक्कम कोस, ऐसे सोचो 1 के बटे में कुछ तो 1 होगा, 1 इक्कम 1 होगा, प्लस कोस इक्कम कोस होगा, और बटा में 1 की कोस से होगी तो नीचे कोस हो जाएगा। और सबसे हर में क्या चल रहा है, 1 बटा कोस चल रहा है। ये कट गया तो क्या बचा आपके पास, आपके पास सिर्फ 1 प्लस कोस ए बचा। क्या ये RHS के बराबर आया, क्या ये इसके बराबर आया, क्या नहीं आया, ये अलग आया। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपको कि सर जी हुआ ही नहीं है तो सिद्ध। अगर ऐसा आ जाता है जब आपको ये इसके जैसा आप ना कर पाएँ, तो आप जो है इस राइट हैंड साइड को भी ले लिया करें। अब राइट हैंड साइड को लेंगे और उसको भी
सोल्व करने पे यही आ जाएगा, तो इसका मतलब सीधा सा होगा कि ये वाला बराबर है इसके। तो हम क्या लेंगे, अब राइट हैंड साइड लेंगे। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस है। देखिएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है। तो साइन स्क्वायर ए का सूत्र आप सभी को रटा होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये सूत्र आप याद कर लेना, ठीक है। तो हम इसी का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और नीचे क्या है तुम्हारा 1 माइनस कोस ए है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कोस ए। अब देखो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है, ब्रेकेट ए प्लस बी, यानी ए आपका 1 है और बी आपका कोस है। तो पहले एक बार प्लस में लिखेंगे, ए प्लस बी करेंगे, और एक बार ए माइनस बी करेंगे। नीचे तुम्हारा 1 माइनस कोस ए है। अब देखो ये कट जाएगा, सेम है, सेम 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 कट जाएगा, तो क्या आया, 1 प्लस कोस आ गया। तो 1 प्लस कोस ए आपका जो है, देखो मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड को लिया तब भी मुझे 1 प्लस कोस ए मिला, राइट हैंड साइड को लिया तब भी मुझे 1 प्लस कोस ए मिला। अतः मैं कह सकता हूं कि अतः जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, आर एच एस। ठीक है, आर एच एस किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के, या एल एच एस बराबर आर एच एस है। तो ये हो गया तुम्हारा सिद्ध, सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको मेरे भाई इस क्वेश्चन को करना था। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तैयार करके जरूर जाइएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम डिक टू देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। देखिए गा नंबर है, पहले का गा है। 2 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, ये रहा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आकृतियां बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर। तो क्या करती है भाई, इसकी एक जीवा आपको खींच लेनी है, तो जीवा इसे करके खींच लो। ये जो जीवा है इसके ऊपर एक समकोण बनाती है, ये समकोण बनाती है। ये जो है ना, ये समकोण है, ये वाला ये समकोण है, ये बनाती है। तो समकोण बनाती है भाई। अब समकोण बनाने के बाद क्या होता है, समकोण बना रही है यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। देखो बता दिया है, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन है, चित्र मैंने थोड़ा सही नहीं बनाया है, चित्र बनाऊंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि समकोण बता दिया है। तो आपका थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, जो त्रिज्या यानी कि आर, आर मानी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा है अपने को, अपने को यहाँ पे निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लगाना है अपने को, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने को जब निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए सूत्र आप सभी को रटा होना चाहिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। रट लीजिए ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आपको रट लेना है बिल्कुल। जब भी संगत लघु वृत्तखंड यानी संगत लघु यानी छोटा वाला जो वृत्तखंड है, जब भी आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इस वाले छोटे वाले का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको ये सूत्र लगाना है। अब यहाँ पे रख दीजिए, देखो पाई आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर कॉमन है तो इससे आप कॉमन ले लेंगे। तो आर स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, देखो थीटा बटा 360 तो बचा है, और पाई बचा, और आर स्क्वायर तो चला गया, तो 1/2, यहाँ से भी आर स्क्वायर चला गया तो केवल साइन थीटा बचा। अब जो मान है उन्हें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आर की जगह कितना 21 है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाओ, थीटा कितना है 90 है बटा 360, और पाई की जगह पर आपको 22/7 लेना है, 1/2, फिर साइन थीटा कितना है 90 डिग्री है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, देखो 0 से 0 खत्म, 9 1 9 9 चौक 36, 2 1 2 2 1 2 2 दूना 4, तो ऊपर 11 आ गया और नीचे 2 सते 14, 1/2 साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से देखो 441 है, 11/14 माइनस 1/2 1/2। अब इसे सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 441 22, देखो
11 दूनी 22 होगा, 14 एकम 14 और नीचे 14 दूनी 28। अब देखो क्या होगा यहाँ से, 441 है, 22 में से 14 चले गए, 6 2 8 बचे और नीचे 28, कटेगा क्या 4 से, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 7 से ये कट रहा है क्या, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42 और एक 43 44, हाँ 7 से कट जाएगा ना, 7 छंग 42 होगा, फिर 2 बचेंगे, 7 7 21 63, और 63 का 2 गुना कितना होगा, 63 दूना 2 छंग 12 120, 2 3 126, कितना आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब में आता। तो यहाँ से 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे करना था, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस बारंबारता, ये जो आपको बारंबारता मतलब एक जो सारणी दे रखी है, इस सारणी के आंकड़ों का यूज करके आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। देखो बहुलक कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को अगर जिन बच्चों को नहीं आता है बहुलक निकालना वो देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, बहुलक निकालना आता है, तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसे स्किप कर सकते हैं। क्या है आपके पास, सबसे पहले एक वर्ग अंतराल है, लेकिन अगर नहीं आता है बहुलक निकालना तो सीख लीजिए, बहुलक निकालना तो हर बार आता है। ठीक है, बारंबारता है आपके पास, देखो वर्ग अंतराल कितनी है, 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। ठीक है, अब और बारंबारता आपको दे रखी है 3 8 9, 3 8 9 10 3 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, आपको चाहे माध्य निकालना हो चाहे माध्यक निकालना हो, आपको सबसे पहले सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने से फायदा क्या होता है, उससे हमें आइडिया लग जाता है हमें क्या क्या चाहिए। तो बहुलक निकालना है ना, तो बहुलक के लिए सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब ये जो मान है आपको चाहिए होंगे इस सूत्र में रखने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना, F1 निकालना है। क्या निकालना, F1। तो F1 क्या होता है, F1 मेरे भाई वो होता है जो आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो F1 क्या होता है, आपको पता है वर्ग अंतराल के सामने ये जो है ये क्या है, F है, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही F1 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 10 है, तो आपका F1 कितना है, 10 है, तो F1 कितना होगा, F1 आपका 10 होगा। अच्छा, F1 के ऊपर वाला F0 होता है, F1 के जस्ट नीचे वाला F2 होता है। तो F0 भी हमको देखो 9 मिल गया और F2 हमको मिल गया कितना, 3 मिल गया। अच्छा, L क्या होता है, L जो है ना F1 के जस्ट पीछे वाला यानी 30, तो L क्या होगा, 30 होगा। अच्छा, H भी चाहिए होगा, तो H क्या होता है, H माने अंतर, कितने कितने का अंतर है, देखो 20 में से 15 के 5 बचे, 25 में से 20 के 5 बचे, 30 में से 25 के 5 बचे, यानी 5 5 का अंतर है। तो ये जो मान आ गए इस सूत्र में रख दीजिए, आपका काम हो गया है। देखो क्या है, बहुलक बराबर L, L कितना है आपका 30 है, प्लस F1, F1 आपका कितना है 10 है, F0 9 है, बटा में 2, F1 10 है, F0 9 है और F2 3 है, फिर गुना में क्या है H है, तो H आपका 5 होगा। अब देखो 30 प्लस 10 में से 9 गया, 1 बचा, 20 दूना 40, 40 में से सॉरी 2.20, 20 में से 9 गया, क्या हो गया, माइनस होता है ना यहाँ पे, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया। देखो 2.20, 20 में से 9 के 11 और 11 में से 3 चले गए, तो कितने बचे 8 और यहाँ पे गुणा में 5 है। तो देखो ये हो गया 30 प्लस 5 कम 5 बटा 8, तो हो जाएगा यहाँ से 8 या 24, 240 और प्लस 5 बटा 8, 240 5 245 होगा और बटा में 8, भाग दीजिए कितना आएगा, 8 या 24 और 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 49 50, 2 बटा 4 25, ऐसे ही आएगा 30.625 आपका राइट आंसर है क्या, बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर होगा। बहुलक कितना है 30.625। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने उतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। सिंपल क्वेश्चन है, अंतः विभाजित कर रहा है, एक बिंदु दो बिंदु को जो है एक बिंदु अंतः विभाजित कर रहा है और अनुपात भी अपने को दे रखा है, सिर्फ हमें उस बिंदु को निकालना है। क्या निकालना है, वो आपको बहुबिंदु ज्ञात करना है,
जो उसे अंता विभाजित कर रहा है। देखो सबसे पहले रा नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि बिंदुओं बिंदुओं इतना और इतना 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी इनको जोड़ने वाला रेखाखंड। देखिए चित्र को कैसे बनाना है आपको। देखो क्या है यहाँ पे 4, 3 है, एक बिंदु आपका मान के चलो यहाँ पे है जो कि है 4, -3 और एक दूसरा बिंदु मान लो यहाँ कहीं पे है जो कि है 8, 5। ठीक है, ये दो बिंदु हैं को जोड़ने वाले, यानी इनको जोड़ने वाला क्या है, एक रेखाखंड। तो इसको जोड़ने वाला देखो एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड पर एक बिंदु है, इसके ऊपर क्या है, एक बिंदु है यहाँ पे, और वो बिंदु मुझे पता नहीं है, मान लेता हूँ x, y है, यही मुझे निकालना है। ये जो बिंदु है इसको 3:1 के अनुपात में अंता विभाजित करता है, यानी कि अंदर से विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में, 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 3 है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, 1 है। ठीक है, इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपको ये जो बिंदु है x, y निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें ये जो साइड में दे रखे हैं इनको कुछ मान लेते हैं a, इसको नाम दे दिया v, इसको नाम दे दिया मैंने c। तो मुझे बिंदु b निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो साइड वाले जो होते हैं वो x1, y1, x2, y2 होते हैं। ठीक है, जो साइड में लगे हुए x1, y1, x2, y2, और ये क्या है आपका अनुपात है, कितना अनुपात है, 3:1। यानी जो पहला वाला है उसे हम कहेंगे m1, दूसरे वाले को हम कहेंगे m2। पहले वाले अनुपात को m1, दूसरे वाले अनुपात को m2 कहेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, अंता विभाजित कर रहा है ना, अंता विभाजित कर रहा है। तो अंता विभाजन का हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। तो अंता विभाजन सूत्र से देखो आपको जो निकालना है ना वही सूत्र लगाना है। आपको अंता विभाजन कर रहा है ना, अंता विभाजन कर रहा है तो आपको अंता विभाजन का ही सूत्र लगाना है। ठीक है, अंता विभाजन बढ़ रहा है तो मुझे इस आइडिया लगे कि यही सूत्र लगेगा। तो सूत्र क्या होता है, x में बताओ, x में क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है x बराबर, तो x यहाँ से निकल आएगा और y चाहिए होगा। तो गुरुजी y बराबर क्या होता है, तो y बराबर होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये दोनों सूत्र आपको बिल्कुल रट लेने हैं। x निकालने के लिए ये होगा और y निकालने के लिए ये होगा। तो x हमारा यहाँ से आ जाएगा और y हमारा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। तो पहले x निकालते हैं। तो देखो m1 कितना है, देखो m1 आपका 3 है, x2 कितना है आपका 8 है, m2 आपका 1 है, और x1 आपका कितना है 4 है। m1 कितना है भाई, 3 है और 1, ऐसे y में लगाओ, साथ ही साथ लेके चलो। m1 आपका 3 है और y2 आपका देखो 5 है, m2 आपका 1 है और y1 आपका 3 है वटा m1 प्लस m2। तो देखो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3×8 = 24। कुछ गड़बड़ तो मैंने नहीं कर दिया, m1 x2, ओके, मैंने यहाँ पे प्लस लगाना है ना, देखो सूत्र में प्लस है तो मैंने प्लस लगाना है। तो 3×8 = 24 प्लस 4×1 = 4, 3 और 1 4 हो जाएंगे। ऐसे y बराबर देखो 3×5 = 15, 3×1 = 3 बटा 3 और 1 4। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है 24×4 = 28/4। ऐसे बाई में देखो 15 में से 3 गए 12/4, कट रहा है क्या, 4×7 = 28, 4×3 = 12। तो x बराबर हमारे पास 7 आ गया और y बराबर हमारे पास 3 आ गया। अतः वह बिंदु जो इन दोनों बिंदुओं को अंतः विभाजित कर रहा है, वह बिंदु हमने क्या माना था, x, y माना था ना। देखो इस वाले बिंदु को मैंने x, y माना था, मुझे ये निकाला था, मैंने x इससे निकाल लिया, y से निकाल लिया। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, x कितना आया 7 आया और y कितना आया 3। तो 7, 3 हमारा राइट आंसर होगा, यही आपका बिंदु है। तो 7, 3 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड, ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं इतने इतने के बीच की दूरी, देखो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है, तो मेरे को ये y निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है। बीच की दूरी की बात आई तो बीच की दूरी का सूत्र लगेगा यहाँ पे। देखो क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। एक बिंदु यहाँ पे है जो कि है आपका 5, -3, और एक बिंदु मान लो यहाँ पे है कहीं पे 13, देखो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी हमको पता है 10 मात्रक है। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये ए है ये बी है मान लो, तो ए से लेकर बी तक की दूरी 10 है।
तो मुझको ये जो बाई है वो बताना है, तो मेरे को क्या बताना है, वाई निकालना है। तो भाई देखो ए से बी के बीच की दूरी की बात आई है, तो दूरी का सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, ए वी की बीच दूरी, ए वी की बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है बीच की दूरी निकालने का, अंडर रूट में x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखो ए वी के बीच की दूरी अपने को 10 पता है, अंडर रूट लगाओ, देखो x1 ये तुम्हारा है और ये y1 है, और ये x2 और ये y2, मैंने बताया था पहले वाले में x1 y1, दूसरे वाले में x2 y2। तो x2 कितना है, देखो 13 है, x1 आपका 5 है, ऐसे देखो y2 आपका y है और y1 आपका 3 है। देखो 10 बराबर अंडर रूट में 13 से 5 के कितने बचे, 13 से 5 के 8 बचे, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, यानी 2 तियाँ 6y, ठीक है। आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये आएगा ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो इसको, a स्क्वायर a यानी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 2a और v कितना है 3 है, तो 2 तियाँ 6y आएगा, 6y, मैंने 6y लिखा। अब देखो मैंने बताया जब आपको अंडर रूट दिखता है तो दोनों ओर वर्क करना पड़ता है, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था दोनों ओर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, यहाँ भी वर्क कराओ, और जब आप इधर वर्क कराएंगे, इधर के लिए वर्क कराएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा 64 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए अब जो है नेक्स्ट पेज पे देखिए कैसे करेंगे, आगे देखो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 10 100, 64 और 9 73, प्लस का क्या है वाई स्क्वायर है और प्लस का 6y। देखो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, फिर आपका 6y, फिर बराबर में कितने हैं 100 हैं, और 73 को जब आप इधर लाओगे बराबर के तो माइनस के 73 हो जाएंगे, प्लस के थे माइनस के हो गए, तो बाई स्क्वायर प्लस का 6y और बराबर 100 में से 73 गए 27 बचे, तो आगे यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 27 इधर आएगा तो माइनस का 27 बराबर 0। ऐसी संख्या सोचिए जिनके गुणा करें तो 27 आए, जिन्हें घटाएं तो 6 आए। भाई द्विघात समीकरण है तो गुणनखंड करके सॉल्व करके बाई का मान निकालो, खत्म हो जाएगा। बाई का मान निकालना है ना आपको, तो क्या करोगे, इसका आप गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करके बाई का मान निकल आएगा। तो ऐसी संख्या सोचिए जिनकी गुणा कराएं तो 27 आए, जिन्हें घटाएं तो 6 आए, तो 9 तियाँ 27, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा बस। तो यहाँ से देखो बाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे वो लिखो जो आपने संख्या सोची है, आपने 9 और 3 सोची तो 9 बाई में है तो बाई में लिखो, हमें 6 चाहिए तो माइनस लगाना पड़ेगा, और ये 27 है बराबर 0। यहाँ से कॉमन आपका y है तो y प्लस 9 बचेगा, यहाँ से कॉमन आपका -3 है तो y प्लस 9 बचेगा बराबर में 0। देखो ये कॉमन वाला आपको एक साथ लिखना है, हमेशा ये करते हैं, और ये y प्लस 9 2 बार है, इसको एक बार लिखेंगे और बराबर 0। देखो ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो अब हम जो है रिस्पेक्टिवली जो है एक दूसरे को डालेंगे 0 के बराबर। तो हम पहले डालेंगे y-3 को 0 के बराबर, तो y का मान 1, हमको y का मान मिल गया है 3, और जब हम इस y प्लस 9 को डालेंगे 0 के बराबर तो मुझे y का मान माइनस का 9 मिलेगा। तो आपके y के दो मान निकले, एक आपको मान मिला है y बराबर 3 और एक मिला है y बराबर -9, दोनों ही मान आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को प्लीज़ रिपीट करके पीछा बैक करके जो है जरूर से देख लें, वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वें का कह रहा है एक द्विघात समीकरण है, इसके शून्य ज्ञात करने बाद में हमको जांच भी करनी है। देखो थोड़ा स्पीड में हम क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि भाई अगर हम धीमे धीमे कराएंगे ना तो हो नहीं पाएंगे और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आता, डाउट है, तो आप जो है वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करें, और फिर भी समझ में नहीं आता है, कमेंट करने के बाद मैं कभी रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ अगर बाई एनी चांस, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पीडीएफ वगैरह इस क्लास की सारी क्लासेस की मिल जाती है वहाँ पे, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया का नंबर है, एक अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण, क्या है भाई 3x² -x -4 ये है, इसके मेरे को क्या बताने, शून्य बताने हैं। देखो जब भी आपको एक द्विघात बहुपद के शून्य निकालने हो, सबसे पहले उसे 0 के बराबर आप लेट करेंगे, तो हम इसे लेट कर लेते हैं, ये 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर है तो अब यहाँ पे गुणनखंड कर लो मेरे भाई, 3 चौके 12, कितना है 12,
तो ऐसी संख्या सोचो जिनकी गुणा कराए तो 12 आए और जिन्हें घटा दे तो 1 आ जाए 1। तो आपकी 4 तियाँ 12 होगा। देखो 4 की 3 से गुणा कराओगे तो 12 आएगा और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमने संख्या सोच ली, यहाँ पे लिख दो। सीधी सी बात है, आपको गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 4 तियाँ वाले को 4 और 3 लिखा और ये माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है? x कॉमन है तो बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन, तो 1 ले लो। यहाँ बचा 3x माइनस 4 बराबर 0। देखो ये कॉमन वाला मैंने बताया ना आपको, एक बार लिखना होता है एक साथ, और ये 2 बार है, इनको एक बार, 3x माइनस 4 को एक बार। तो ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। तो जब हम इस x प्लस 1 को डालते हैं 0 के बराबर तो x का मान मेरे को मिलेगा एक माइनस का 1, और जब 3x माइनस 4 को डालेंगे 0 के बराबर तो x का मान आपको मिलेगा 4 गुना में 3 बट्टे में ले आओ 4/3। तो आपके शून्य कितने होंगे? ये पहला शून्य है, इसे मान लेते अल्फा है, और दूसरा शून्य बीटा है। तो अतः 2 शून्यक, भाई द्विघात समीकरण है तो दो शून्य ही आएंगे। तो 2 शून्य, पहला शून्य -1 है और दूसरा शून्य 4/3 है। तो ये आपका राइट आंसर है। आगे जांच भी करनी थी, जांच देखिए कैसे करते हैं। जांच करने के लिए आपको क्या करना होता है? अल्फा प्लस बीटा चेक करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र आपको पता होगा -b/a होता है। तो यहाँ पे रख दो। देखो अल्फा कितना -1 है, प्लस बीटा कितना है 4/3 है। आप कहोगे ए बी कहाँ से मिलेंगे? ए बी सी कहाँ से मिलते हैं? भाई जो समीकरण दे रखी थी वहीं से मिलेंगे। देखो ये पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी, ए बी सी ऐसे चल गए। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी, और जो खाली लिखा हुआ है ना मतलब एक्स के साथ नहीं है वो सी होता है। देखो क्या है? माइनस है तो माइनस लगाओ। बी कितना है? देखो बी कितना है? माइनस का, देखो माइनस का 1 है, तो बी की जगह पर आपको -1 लिखना है। क्या लिखना है? -1। ठीक है, और बट्टा में ए कितना है? देखो 3 है, तो यहाँ पे बट्टे में 3 लिखेंगे आप। अब देखो 3 एकम 3 माइनस का 3 और प्लस का कितना है? 4 है, और बट्टे में कितने हैं? 3 है। माइनस माइनस प्लस 1/3। तो 4 में से देखो प्लस माइनस घट जाएगा, 4 में से 3 गया, 1/3 इधर भी है और 1/3 इधर भी है। तो दोनों तरफ क्या 1/3 आ गया। तो हमारी जांच भी हो गई है। देखो योगफल आपने चेक कर लिया, अगर आप चाहें तो गुणनफल भी चेक कर सकते हैं। तो गुणनफल आपका c/a होता है, तो इसको भी आप लोग खुद चेक कर लेना। ठीक है, बाकी यहीं पे छोड़ देंगे तब भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। इतना क्वेश्चन कर देंगे ना तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप केवल योगफल चेक करके छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इन्हें हल करके x और y के मान निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई लीनियर इक्वेशन है, 2 रैखिक समीकरण है और इन्हें हल करना है और कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, एक हमारे पास है 0.2x पहली रैखिक समीकरण, 0.3y बराबर 1.3 ये पहली रैखिक समीकरण है। लेकिन अभी आप इसको फर्स्ट मान तो आपने लिया है, मान भी सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट में ना प्रॉब्लम कर रहा है और कुछ बच्चे यहीं पे सॉल्व करने लगते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपको सजेशन ये है कि इस पॉइंट को हटा दीजिए। तो पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्या? एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या, यानी पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो से आप, यानी एक के साथ एक जीरो से आप क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे, यानी 10 से गुणा कराएंगे। कितने से? 10 से। तो आप सबसे पहले इस पॉइंट को हटाने के लिए आप 10 से इसमें गुणा करा दो। इस पूरी समीकरण में आप 10 से गुणा करा दो। तो 10 से गुणा कराने पे क्या होगा? देखो 0.2 है, यहाँ पे 0.2 है ना, इसमें आप 10 से गुणा कराएंगे तो पॉइंट से 10 पॉइंट जब कटेगा तो 1 बढ़ेगा, एक संख्या तो 1 जीरो, ये कटने के बाद कितना आएगा? 2 आएगा, केवल 2 आएगा। यानी इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ से भी हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 13 बचेगा। तो अब आप इसको समीकरण पहली मानेंगे। सबसे पहले ये जो आपको पॉइंट में समीकरण दे रखी थी या उसको आपको जो है एक पूरे इंटीजर में करना है। तो 10 से गुणा करा के आप कर सकते हैं। 10 से ही क्यों गुणा कराया? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी, तो एक जीरो वाले संख्या से आपको गुणा कराना है। तो एक जीरो वाला यानी 10। ठीक है, अगली कौन सी समीकरण है? अगली समीकरण है हमारी 0.4x। अब देखो ये भी पॉइंट में है तो इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? फुल इंटीजर में करना पड़ेगा। तो कितने से गुणा कराएंगे? 10 से। तो इस पूरी समीकरण में आप कितने से गुणा करा देंगे? 10 से करा देंगे। जैसे इसमें हमने कितने से कराया था? 10 से। वैसे इसमें आप 10 से कराएंगे तो क्या होगा? पॉइंट कट जाएगा, केवल 4x बचेगा। यहाँ से पॉइंट कटने के बाद 5x और यहाँ से -7। तो ये समीकरण हो गई सेकंड। अब ये समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड को आप हल कर सकते हैं, लेकिन हल करने के लिए विलोपन विधि आपकी क्या कहती है? विलोपन विधि कहती है कि x वाले बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखो 4 है, यहाँ पे 2 हैं, तो इस 2 को भी 4 कर दो
कैसे करोगे 2 को 4, इसमें जब 2 से गुणा करा दोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे। 2 से गुणा मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि विलोपन विधि कहती है कि x या y किसी एक को आपको बराबर करना होता है। सपोज कर रहा हूँ मैं x को बराबर करने का कोशिश करूंगा मैं, तो देखो 4 है तो इसको भी 4 करने के लिए आपको कितने से गुणा कराना पड़ेगा, इसमें 2 को कितने से गुणा कराओगे, 4 हो जाए तो 2 से कराओगे ना, तो ऐसे करेंगे। तो 2 से गुणा कराओ, यहाँ पे 2 दूनी 4x, 2 से यहाँ पे भी होगी, हर जगह होगी, ये नहीं सिर्फ आप यहाँ पे करा दो, पूरी समीकरण में 2 से होगी। और 2 से कराओगे 13 दूनी 26, ये समीकरण होगी थर्ड। अब देखो सेकंड और थर्ड में x बराबर है तो आप घटा देंगे, जब बराबर आ जाता है ना x तो आपको क्या करना है, घटा देना है, सेकंड से थर्ड को घटा दो। सेकंड वाली क्या है, 4x माइनस 5y बराबर -7 है। थर्ड आपके पास है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26। घटाने पे चिन्ह बदलते हैं तो प्लस का माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, खत्म होगा, प्लस माइनस होके कट जाएगा। तो यहाँ से माइनस है और ये माइनस है, यानी कि जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 5 11, क्योंकि माइनस में काहे आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यूनिट, इसलिए माइनस में आया। ये भी माइनस माइनस है तो माइनस में ही आएगा, और ये जुड़ जाएंगे तो 26 7 33, कटने पे 11 3 33, तो बाई का मान कितना है, 3 है। अब देखो मैंने कितनी आसानी से बाई का मान निकाल दिया। अब आप पॉइंट में करते तो बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए आप ऐसा कर लें, ठीक है। पॉइंट को सबसे पहले हटा दें। अब बाई का मान मिल गया तो बाई का मान समीकरण फर्स्ट किसी में भी रख दें आप, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख के एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो हम इस बाई का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे, किसमें, थर्ड में। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, डालने पर, रखने पर, तो रखिए 4x, देखो 4x है प्लस 6y, y की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, और बराबर में 26 है। अब इसे सोल्व करके x का मान निकाल लो। देखो 6 3 18 बराबर 26, तो 4x इज इक्वल टू 26 प्लस का 18 इधर आएगा माइनस का 18, तो 4x बराबर 8, कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा, तो 4 दूनी के 8, इन x का मान 2 है, x का मान 2 आया और y का मान 3 आया, बस खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। समीकरण हल करनी थी, आराम से आपने कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी एक बाहर बिंदु से अगर आप एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2026 में 100% ये क्वेश्चन आएगा, 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% गारंटी मेरी है। मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये क्वेश्चन ना आया तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गा नंबर देखो, कह रहे हैं कि भैया एक वृत्त है और अगर आप इस वृत्त के कोई भी बाहरी बिंदु से, कोई भी बाहरी बिंदु, मान लो बाहरी बिंदु ये है, तो अगर आप इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो मैंने पहली स्पर्श रेखा ये खींच दी और एक दूसरी स्पर्श रेखा ये खींच दी, तो इनकी जो लंबाइयाँ होंगी, स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। मतलब ये वाली इसके क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो बराबर होगी, ये मेरे को दिखाना है। तो बहुत सिंपल है भाई, सबसे पहले मैंने वृत्त खींचा तो इसका कुछ केंद्र होगा, केंद्र का नाम मैंने ओ दे दिया, और एक स्पर्श बिंदु मिला मुझे ये, और एक स्पर्श बिंदु मिला मुझे ये, इनको मिला दो, एक मैंने ऐसे मिलाया और इसको मैंने ऐसे मिलाया और इसको मैंने ऐसे मिला दिया। अब ये नामकरण भी करना पड़ेगा, तो इसको नाम मैंने ए दिया, इसको नाम मैंने वी दिया और इसको नाम मैंने सी दिया। तो मेरे को क्या दिखाना है कि ये जो लंबाई है, बीसी लंबाई है, इस ए बी लंबाई के बराबर है, यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है, दोनों स्पर्श रेखाएं समान है, बराबर हैं, मेरे को यही दिखाना है। तो मैं लिखेंगे सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि वी सी बराबर है ए बी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध कब होगा, जब आप इस त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज बी सी ओ को और त्रिभुज बी ए ओ को, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को आप सर्वांगसम दिखा देंगे। तो सर्वांगसम दिखाने का मतलब इसके सभी अंग बराबर हो जाएंगे, यानी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, सभी कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिक। भाई सभी भुजाएं बराबर, यानी ये वाली भुजा भी फिर बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने का प्रयास करेंगे। और सर्वांगसम दिखाने के लिए आपको पता है 2 भुजाएं बराबर दिखानी होती हैं और एक कोण बराबर दिखाना होता है, बस। अगर इतना आपका काम कर देते तो सर्वांगसम हो जाते हैं। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज बी सी ओ वी सी ओ तथा त्रिभुज वी ए ओ में।
इस त्रिभुजों में हम इन दोनों त्रिभुजों में हम चलेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में आप क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। सर्वांगसम दिखाने के लिए दो भुजाएं बराबर दिखानी है। तो सबसे पहले आपको एक कोण बराबर दिखा दो, पहले तो बात खत्म करो, कोण बराबर दिखाओ। तो कोण देखो आपको पता है, यहाँ पे भी देखो ये त्रिज्या है और त्रिज्या देखो लंबवत है, तो 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो देखो इस वाले त्रिभुज में भी ये कोण सी जो है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण सी 90 है। देखो इसका जो कोण सी है वो इस वाले कोण ए के बराबर है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए। अच्छा ये क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंबवत होती है। ये हमारी प्रमेय 10.1 कहती है। इतना आप लिखेंगे, ठीक है। एक कोण बराबर दिखा दिया, अब दो भुजाएं बराबर दिखानी है, दो साइड बराबर दिखानी है। तो देखो दो साइड कैसे बराबर दिखाओगे, देखो ये वाली भी वृत्त की त्रिज्या है और ये वाली भी वृत्त की त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं, यानी OC किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। तो देखो OC बराबर चूंकि करके लिख दो, चूंकि OC बराबर OA होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आगे एक भुजा और दिखानी है, देखो मैंने एक तो भुजा बराबर दिखा दी, ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन एक और दिखानी है। तो एक देखेंगे आप, तो ये जो BO है इस त्रिभुज में भी देखो आ रहा है BO। जब हम इस त्रिभुज की परिक्रमा कर रहे हैं तो भी मुझे इसमें आना पड़ रहा है, और इस वाले त्रिभुज में भी ये देखो BO आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है यानी बराबर होगा। तो BO किसके बराबर है, BO के ही बराबर है। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ यानी दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए। चलो हमने देखो दो भुजाएं एक और एक कोण बराबर दिखा दिया, इसलिए RHS से जब दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण बराबर होता है तो RHS कहता है कि ऐसे त्रिभुज BCO जो हैं वो क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज VAO के। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं तो CPCT कहती है, CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि CPCT कहती है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी मैं कह सकता हूं ये जो OC है इस OA के बराबर है, OB OB के बराबर है, इसलिए BC भी AB के बराबर होगा। ये BC जो होगा वो AB के बराबर होगा, इसलिए मैंने सिद्ध कर दिया कि BC बराबर होगा AB के। तो ये सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन करना था, मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD होगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, घ नंबर क्वेश्चन है ना। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ ABC। एक बनाया AVNC, एक त्रिभुज ABC है। इस ABC त्रिभुज में देखो ABC त्रिभुज में भुजा BC पर एक बिंदु D, यानी इस भुजा BC, देखो BC कहाँ पे है, देखो BC जो है यहाँ पे है, तो BC के ऊपर एक बिंदु D है, तो इस BC के ऊपर एक बिंदु मान लो D यहाँ पे है और D है, ठीक है। इस प्रकार है कि बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो ADC मतलब इसको पहले तो मिला दो, इस वाले को इससे मिला दो, इस वाले को इसे मिला दो, ठीक है, मिला दिया मैंने। तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दिया है कि भैया जो कोण है, देखो क्या दिया गया है, ADC बराबर है BAC के, कोण ADC बराबर है कोण VAC के, ये मेरे को दे रखा है। ADC कहाँ पे है, देखो ADC यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण देखो ADC, बीच में देखा करो बीच में, तो D ये वाला कोण, BAC पूरा ये वाला कोण क्या हो, बराबर है यहाँ का कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज हमको दे रखी है, ये चीज हमको दे रखी है, तो मेरे को दिखाना है, तो मेरे को सिद्ध करना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है, ये मेरे को सिद्ध करना है, ये चीज इतनी मेरे को सिद्ध करनी है। तो ये सिद्ध कब होगी, जब आप त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC को आप क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे तब। और समरूप दिखाने के लिए आपको या तो एंगल बराबर दिखा दो, यानी दो कोण बराबर दिखा दो, या साइड बराबर दिखा दो, तो कुछ भी दिखा सकते हो, मैं कोण बराबर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि त्रिभुज ABC
ABC तथा त्रिभुज ADC में, इन त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, इनके जो है कोण बराबर दिखाएंगे। कोण बराबर दिखाने से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखो यहाँ का कोण A जो है इस पूरे त्रिभुज में ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, ये तो हमको दे रखा है। तो यानी कि कोण जो ADC है वो किसके बराबर है, कोण BAC के। ये तो मेरे को इतना दे रखा है, ये मेरे को दिया है, ये मेरे को दिया है क्वेश्चन में। अच्छा एक कोण तो दिया गया है, एक कोण मुझे बराबर अपने तरफ से दिखाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ABC में भी ये कोण आ रहा है और ADC में भी ये कोण आ रहा है, यानी कोण जो C है वो कोण C के बराबर है। कोण C के बराबर है, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा वाला कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा इस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे दो कोण बराबर दिखा दिए। तो AA नियम से, AA समरूपता नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज तुम्हारे क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज, ये समरूप का साइन होता है ADC के। अब समरूप हो गए हैं, अगर ये दोनों, अगर ये त्रिभुज ABC ADC के समरूप है तो हम ये कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब देखो मेरे भाई, हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया है। अगर ये त्रिभुज तुम्हारा ABC समरूप है त्रिभुज DAC के, अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोणों का योग क्या होगा, संगत कोणों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी AB बटा DA, देखो AB बटा DA बराबर BC बटा AC बराबर, अब पहला वाला लास्ट वाला AC बटा पहला और लास्ट DC। मुझे किसे बराबर दिखाना है, CA स्क्वायर चाहिए। तो CA स्क्वायर कब मिलेगा, जब आप इस वाले को लेंगे भाई, तो AC की गुणा करेंगे, यानी CA तो CA स्क्वायर हो जाएगा, और CB गुना CD तो CB गुना CD ये मिल जाएगा। तो हम सिर्फ इसे लेंगे क्योंकि इसका तो कुछ काम है नहीं, तो इसे हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसे लेंगे। तो हम इसलिए हम ये कह सकते हैं कि VC बटा CA लिखूँगा, इसको मैं CA बराबर, इसको मैं AC ना लिख के CA लिखूँगा, और नीचे तुम्हारा DC है। तो देखो CA गुना CA क्या होगा, CA का स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ मैं, रुक जाओ, देखो CA गुना CA क्या होगा, CA का स्क्वायर बराबर CD गुना CB। तो देखो यही मुझे सिद्ध करना था ना, देखो यही लाना था, तो हम ये ले आए हैं, अतः हमारा सिद्ध हुआ। तो लिखेंगे हम सिद्ध हुआ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और दबा के शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। इस क्लास को जरूर से शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है क्लासेस लाने में, बनाने में, वीडियो इतनी लंबी, तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है इस सारणी को देख के हमको माध्यक बताना है, माध्यक निकालना है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन में अपने को एक सारणी दे रखी है, ड़ा नंबर है, देखो हमने बहुलक निकालना आपको सिखा दिया है, F1 F0 वाला, ठीक है। अब हम सिखाएंगे, अब हम क्या सीखेंगे, माध्यक निकालना। तो ड़ा नंबर है, हमें इसमें निकालना, देखो इसमें एक वर्ग अंतराल दे रखी है। तो देखो इस हम सेट को करते हैं, कितनी सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं, है कि नहीं, एक साथ हम कितना कुछ सीख रहे होते हैं। तो भाई सेट करने का बहुत फ़ायदा है, बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करता है सेट करना। तो बिना सेट करेगा अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो मुश्किल से तुम 70 में से मुश्किल से, अगर आपको बहुत कुछ आता है तो 35 नंबर अटेंड कर पाओगे मुश्किल से, अगर बहुत आपको सब कुछ पता है मैथ में तो, अब नहीं तो चले जाओगे। फिर वर्ग अंतराल कितना है, 15 से 20, फिर 20 से 25 होगा, फिर 25 से 30 है, फिर 30 से 35 है, फिर 35 से 40 है, फिर 40 से 45 है, बस 45 तक है, या 45 से 50 भी है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इतना, ठीक है। अब क्या है, वर्ग अंतराल हमको बारंबारता है 14, 56, 60, 14, 56, 60, 86, 74, बहुत बड़े बड़े नंबर है भाई, 86, 74, 62, 48। हमें यहाँ पे निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, L + n/2 माइनस CF बटा F,
गुना h। ये सूत्र आप सभी को रटा होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। सूत्र नहीं याद होगा नहीं क्वेश्चन कर पाओगे। मैं क्या, आप किसी भी पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, बिना सूत्र के आंसर नहीं ला पाओगे। तो सबसे पहले आपको देखो सी एफ दिख रहा है, तो सी एफ आपको बनानी पड़ेगी, सी एफ आपको बनानी पड़ेगी। तो सी एफ आप कैसे बनती है, सी एफ यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनाने के लिए आपको देखो वर्ग अंतराल के सामने वाला एफ है, ये सबको पता है, तो इस एफ से ही तो सी एफ बनेगी। तो एफ में कैसे बनेगी भाई, ये पहला वाला आंकड़ा इसको सेम लिखना है, 14 है तो 14 लिखो। अब ऐसे क्रॉस में जोड़ते जाना है, 14 + 56, 56, 60, 70, 70 और ये 130, 130 और ये 86, 8 3 11, 216 होगा, 216 + 74, 220, 290, 290 में 62 जोड़ दो तो 9 से 15 यानी 352, 352 और 48, 5 4 9 पूरे 400, ठीक है, इतना आ गया। अब इतना करने के बाद आपको देखो क्या निकालना है, एफ निकालना है। एफ क्या होता है, इस एफ में जो सबसे बड़ा है वही एफ है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है बताओ। सबसे बड़ा देखो 86 तो है, सबसे बड़ा है, तो एफ आपका 86, जो सबसे बड़ा है वही एफ है। तो एफ आपका 86 है, एफ कितना है 86 है। एफ के सामने वाले के ऊपर वाला आपका सी एफ होता है, तो सी एफ कितना है, सी एफ कितना है 130 है। एफ के पीछे वाला क्या होता है, एल होता है, तो एल आपका कितना है, एल एल कितना है 30 है। एच माने अंतर, तो अंतर क्या है, कितने कितने का है, देखो 20 से 15 के 5 5 5 का अंतर है। और एन, एन क्या होता है, एन मतलब ये जो सी एफ है इसका जो लास्ट वाला है, इस सी एफ में जो सबसे लास्ट में होता है ना वो आपका एन होता है। देखो वीडियो को दोबारा देख लो अगर ये वैल्यूज आपको नहीं समझ में आई हैं तो, ठीक है। मैं बार बार नहीं बता सकता ना ये कैसे कैसे हुआ, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एफ कैसे निकलता है, सी एफ कैसे निकलता है, ठीक है। मैंने बोला सारा कुछ है। अब इन मानों को यहाँ पे रख दो, तो देखो एल, एल कितना है भाई, एल कितना है, देखो एल आपका कहाँ पे है भाई, 30 है ना। एन, एन आपका 400 है बटा 2। सी एफ, सी एफ कितना है, देखो सी एफ 130 है बटा एफ, एफ कितना है, एफ 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 86, फिर गुना एच, एच आपका कितना है 5 एच है। अब आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा जो माध्यक आएगा देखो 30 प्लस, इसे काटिए 2 दूनी 4 यानी 200, फिर माइनस के ऊपर 130 है और बटा में 86, 86 और गुणा में 5। तो देखो 30 प्लस 130, 200 में से 130 चले गए 70 बचे, 86 है गुना में 5 है। अब देखो क्या कट रहा है ये, 2 से कट रहा है क्या, 2 3 6, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 3 6, तो 30 प्लस 35 पंजे 5 15, 150, 55 25, 175 बटा 43। जब आप मेरे भाई 43 की इधर गुणा कराएंगे तो 3 चौको 12, 120, 3 3 9, 120, 129, 0, 175 कम 175 और 43 कम 43, इन्हें जोड़ दें आप तो ये 90 यानी पूरे 1300 हो गए, 1300, 1400, 1465 हो गया और नीचे 43। भाग करने पे कितना आएगा, जब आप भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैं भाग कराने बैठ जाऊँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे भाई। तो 34.07 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। करके देख लेना आप, इतना ही आएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, एक अभाज्य संख्या और 2 से 6 के बीच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक पासे को फेंका गया है, 4 नंबर है, देखो एक पासा है उसको फेंकने पे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5 और या तो 6। भाई लूडो वाला पासा होता है, उसको फेंकने पे ही तो नंबर आएंगे, ठीक है। कहते हो ना 5 आया 4 आया, यही तो आएंगे। तो मुझे पहला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या आने की मेरे को पहले प्रायिकता बतानी है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रायिकता क्या होगी। भाई प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है, ये होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ये सूत्र आपको रटना, कहते बिल्कुल रट लेना है, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखो संभव परिणाम जो मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी है,
एक ये है। देखो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट नहीं होती, ना ही एक अभाज्य संख्या है ना ही दो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमारी 3 से स्टार्ट होती हैं, तो एक ये तो सिर्फ 2 हैं। और कुल कुल परिणाम यानी कुल संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितनी है 6 है। काटेंगे 2 कम 2 2 3 6, तो हमारा 1/3 राइट आंसर होगा पहले वाले का। दूसरा वाला पार्ट है, कह रहा है कि 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच संख्या आने की संख्या, उसकी क्या प्रायिकता होगी, कि प्रायिकता। सूत्र भाई ये संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम यानी 2 और 6 के बीच में देखो कितने हैं, 2 और 6 के बीच में इसके और इसके बीच में देखो कौन है, एक ये है, एक ये है भाई, इसके और इसके बीच में यही तो है 1 2 3, यानी संभव परिणाम 3 है बटा कुल परिणाम 6 है। आपके कुल तो 6 ही रहेंगे, तो देखो 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो हमारा 1/2 हमारा राइट आंसर है, 1/3 है और 1/2 है। ठीक है, मुझे लगता है कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दी है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वही संख्या जो अपने से भी कट जाए, एक से भी कट जाए और दूसरी संख्या से भी कट जाए, वो एक अभाज्य संख्या होती है। तो देखो जो 2 है, 2 जो है अपने से भी कट जाएगी और एक से भी कट जानी चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो स्वयं से भी कट जाए और एक से भी कट जाए, जो स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2 जो है, 2 देखो स्वयं से कट जाती है और 2 जो है एक से कट जाती है, तो 2 ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है बिल्कुल। तो मुझको ये लेना चाहिए था, मैंने थोड़ा गलत कर दिया मेरे भाई। देखो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो एक संभव परिणाम एक ये था, एक ये था, एक ये था, 1 2 3 थे, 1 2 3, तो हमारे 3 थे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो 3 कम 3 3 दूना 6, तो इसका भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी, कभी कभार हो जाता है मिस्टेक। देखो अभाज्य संख्या मतलब ये हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या कहाँ से, ये। अच्छा भाज्य संख्या में मैं सोच रहा था भाज्य, तो वो थोड़ा हो गया ना। अभाज्य संख्या तुम्हारी 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए कोई ना, हो जाता है कभी कभार मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल 64 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जो दिया गया है पहले उसे लिखेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास 23वां है, 6 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि एक एपी है तुम्हारी, तो मान लेते हैं कि जो एपी है, माना एपी का प्रथम पद, इसका प्रथम पद मैंने ए मान लिया तथा सार्वधातर मैंने मान लिया डी को। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या बताना है, प्रथम पद और सार्वधातर ही तो बताना है। हाँ यही बताना, ए और डी ही बताना है, तो सिंपल है, हो जाएगा इसमें। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है, प्रश्नानुसार मेरे भाई क्या है, देखिए प्रश्नानुसार हमें बताया गया है कि 8 पदों का योगफल 64 है। क्या है, 8 पदों का योग इतना है, 64 है। 8 पदों का योग 64 है। योग मतलब ये क्या है, SN है आपका, SN, और 8 पद यानी N है ये। तो देखो योग की बात आई है, तो हमारा सूत्र वही लगेगा, SN बराबर N/2 2a प्लस N-1 इंटू डी। ये सूत्र आपको याद ही होगा। SN कितना है, देखो योग कितना है, 64 है, तो SN 64 है। N यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, देखो 8 पद हैं, तो 8 होगा N, और देखो 2a प्लस N की जगह 8 रखना है, और D आपको पता नहीं है। देखो 8 8 64, तो इधर 8 आ गया, उधर 8 कम 8 यानी 1/2, इधर आपके पास 2a आ गया, 8 में से गया 7D, तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 2a प्लस का 7D बराबर, देखो 2 अट्ठे, देखो तिरछी गुणा करेगा, 2 अट्ठे 16, समीकरण पहली ये बन गई। आगे देखेंगे, तथा हमें और दे रखा है 17 पदों का योग 289 है। ऐसे ही हमारे पास आगे है 17 पदों का योग 289 दे रखा है। इसी तरीके से हमारा सूत्र वही है, SN बराबर, तो इसमें SN आपका 289 है, बराबर N कितना है, 17 है बटा 2, फिर 2a, ऊपर देखो N की जगह कितना रखना है, 17 रखना है इस बार, और D। अब देखो काटो, 17 289 और 17 दूनी 34, इधर आपके पास है 2a प्लस 17 में से गया 16D, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो 2a प्लस 16D बराबर 34। अगर आप दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग देंगे
जब आप, तो कितना होगा, ये कट जाएगा तो a प्लस 2 अट्ठे 16 8d बराबर 2 1 कम तो 2 7 14, समीकरण सेकंड। अब आप समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और या ऐसा कीजिए, आप यहीं पे छोड़ सकते थे, भाग आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मुझे लग रहा है शायद आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि भाग क्यों दिया आपने, थोड़ा कठिन कर दिया। तो चलिए आप भाग नहीं देंगे तब भी हो चलेगा, कोई दिक्कत ना है। क्या है आपके पास, 2a है प्लस आपका 16d है और बराबर में 34 है, कोई दिक्कत नहीं। यही इसे मान लो समीकरण सेकंड, आपको भाग नहीं देना तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप कठिन बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं थोड़ा सरल बता रहा हूँ, कोई दिक्कत ना है। अगर यहाँ नहीं समझा तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत ना है। अब देखो समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को सोल्व करके ए और डी का मान निकाल लो विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि देखो, ए इसका देखो, इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a, तो बराबर है, तो घटा सकते हैं डायरेक्टली हम। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से घटाएंगे सेकंड को। फर्स्ट आपके पास है 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16, और ये आपकी सेकंड क्या है, देखो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। घटाने पीछे ने बदलते हैं तो बदल दो, ये कट गया, 16 से 7 गया 8 बचा, नहीं कितने बचेंगे आपके, 9 बचेंगे ना, 9 7 16, 9 बचेंगे, सॉरी 9 बचेंगे, काहे के माइनस के। 34 में से 16 जाएंगे तो 4 20, 14 4 18, माइनस में माइनस माइनस खत्म, 9 दूना 18। तो डी का मान आपका 2 है। अगर डी का मान 2 है तो ए का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। इस डी को मान को समीकरण सेकंड में रख दो, तो समीकरण सेकंड में डी का मान रखने पे, समीकरण सेकंड में डी का मान रखने पर, तो देखो क्या है, 2a है प्लस 16d, 16d, डी की जगह कितना है 2 है, और बराबर में 34 है। देखो नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होगा आगे, इसको सॉल्व करके ए का मान भी निकल आएगा। अब क्या है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, 16 दूना 32 बराबर में अपने पास है 34। तो देखो 2a बराबर 34, प्लस का 32 इधर भेज देंगे तो माइनस का 32 होगा, तो 2a बराबर 34 से 32 जाने पे 2 एकम 2, a का मान 1 है, ठीक है। तो प्रथम पद 1 है और सारवंतर डी, तो अतः लिख दीजिए, अतः प्रथम पद 1 तथा सारवांतर कितना है, सारवांतर कितना आया, 2 आया, 2 होगा, ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर हम बढ़ा दें तो उसी यात्रा को 1/2 घंटा कम समय में पूरा करेगी। मतलब पहले कुछ चाल चल रही थी, अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर से बढ़ा देते हैं, भाई ऑब्वियसली अगर बात जाहिर सी बात है, नेचुरल बात है, अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो कम टाइम लगेगा, भाई जल्दी पहुंच जाओगे, तो बिल्कुल आधा घंटा आप जल्दी पहुंच रहे हो, देखो आधा घंटा कम समय लग रहा है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। अब रेलगाड़ी की चाल अपने को तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मानेंगे, अथवा वाला क्वेश्चन है, तीसरे का अथवा है, कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल निकाल दी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मानेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल क्या है, x है, मैंने x मान ली, रेलगाड़ी की चाल अपनी x है। अगर रेलगाड़ी की चाल x है तो समय कितना लगेगा, पहले मुझे ये बताओ भाई। अगर पहले रेलगाड़ी की चाल x थी तो समय कितना लगता, तो समय निकालने के लिए सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो देखो समय हमें निकालना है, समय कब निकाल रहे हैं, जब रेलगाड़ी की चाल x थी तब। तो दूरी कितनी है भाई, 180 किलोमीटर की दूरी है और चाल अपनी x है, तो हमें समय इतना लग रहा है, ठीक है। लेकिन परंतु अगर हम चाल को 5 किलोमीटर से बढ़ा दें, क्या कर दें, बढ़ा दें, अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखो पहले x थी, अब हम 5, अब हम जो है चाल को बढ़ाएंगे, तो नई चाल हमारी क्या आएगी, तो हमारी जो नई चाल आएगी वो क्या आएगी, तो नई चाल हमारे पास देखो पहले x थी लेकिन हमने 5 बढ़ा दी, तो हमारी पास नई चाल इतनी है। अच्छा, तो अब समय कम लगेगा, तो बिल्कुल देखते हैं समय कितना लगता है। समय बराबर दूरी आपकी 180 रहेगी, दूरी तो वही है ना भाई, आप जम्मू से कश्मीर जा रहे हो तो जो दूरी है वही रहेगी, फिक्स रहेगी, उसी स्थान से आप जा रहे हो तो दूरी आपकी 180 है, लेकिन चाल आपकी बढ़ा दी गई है, यानी चाल आपकी x + 5 है। तो अगर हम प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार हमें आधा घंटा कम समय लगता है, यानी ये पहले जितना हमें टाइम लग रहा था, पहले हमें कितना टाइम लग रहा था, 180 बटा x लग रहा था टाइम,
लेकिन अब जो है ये जो टाइम है तुम्हारा, इसमें जो है हमें आधा घंटा कम समय लग रहा है, आधा घंटा कम, आधा यानी 1/2 कम, कम के लिए माइनस किया मैंने, ठीक है। आधा घंटा कम तो मैंने माइनस कर दिया, अगर आधा घंटा अधिक होता तो हम इसमें आधा जोड़ देते, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो 180 बटा क्या है x + 5 है, और ये क्या है आपके पास माइनस का 180 बटा x बराबर में 1/2। यहाँ मैंने कैसे किया, यहाँ मैंने जस्ट क्या किया, इसको इधर ले आया, फिर मैंने माइनस कॉमन लिया, फिर ये कट गया, तो ऐसे किया, कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना है बस। x की इधर गुणा होगी तो 180 x हो जाएगा, 180 की x से गुणा होगी तो 180 x होगा, 180 की 5 से गुणा होगी तो 18×5 = 90, यानी ये 90 होगा और 1 0। और नीचे आपके पास x की 1 से गुणा कराने पे x², x की 5 से होगी तो 5x = 1/2। यहाँ से 180 180 कट जाएंगे, तो ऊपर बचा आपके पास 900 बटा में x² + 5x बराबर 1/2। इसकी इधर गुणा कराने पे अपने को मिलेगा x² + 5x बराबर 2 नेम 18, यानी माइनस का 1800। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि x² + 5x माइनस 1800 इधर आएगा तो प्लस का 1800 हो जाएगा और बराबर में 0। अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा अब क्या करना है भाई। द्विघात समीकरण बन गई है और आपको x का मान निकालना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, फैक्टर करो। तो फैक्टर कर सकते हो, वैसे धराचार विधि भी लगा सकते हो, तो कोई भी लगा दो, फैक्टर कर देते ज़्यादा सही हो गया, क्योंकि धराचार से लंबा हो जाता है। तो देखो ऐसी संख्या सोच रही कि गुणा कराएं तो 1800 आ जाए, जिन्हें जोड़ दे तो नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, जो उन्हें जोड़ूं तो 5 आ जाए क्या यार, लगता है मैंने कहीं पे मिस्टेक करी है, लेट मी चेक इट आउट, क्या मैंने मिस्टेक करी है। ओहो तो यहाँ पे माइनस का ये जो है मैंने मिस्टेक करी, छोटी मिस्टेक है, लगता है यहाँ से कुछ मैंने देखो प्लस में ये हो गया, यहाँ से कॉमन लिया, तो ये माइनस का प्लस हो गया, वो कर दिया, तो ये है प्लस है माइनस का माइनस का नहीं, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो गया 18 90 और जो है इसको कितना आ गया 2 माइनस का, तो जोड़ने पर कितना चाहिए 5 चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, जोड़ने 5 कितना हो जाए, क्या होता है, देखो इसका वैसे तो नहीं है, इसका वैसे तो नहीं है, तो इसका होल सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। रुक जाओ, मैंने कहीं पे क्वेश्चन में गलती कर दी है, रुक जाओ, मैंने कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक करी, मैं देख लेता हूँ क्या मैंने मिस्टेक करी है। कहीं पे छोटी सी मिस्टेक है, कह रहा है कि 5 किलोमीटर हम बढ़ा दे तो 1/2 घंटा कम समय लेगी, तो कम समय लेगी कितना, आधा घंटा कम समय लगेगा, तो आधा घंटा कम समय लग रहा है, यानी पहले हमारे पास इतना समय लग रहा है, लेकिन अब हमें जो है इस वाले में आधा घंटा हम जल्दी पहुंच जा रहे हैं, आधा घंटा जल्दी पहुंच रहे हैं। तो मेरे को जो है आपको करना क्या था, यहाँ जो है जल्दी पहुंच रहे हैं ना, तो इसमें जो है यहाँ पे देखो आधा घंटा कम लग रहा था, लेकिन इसमें आधा घंटा हम जल्दी पहुंच रहे, तो प्लस आपको लगाना है, ये गलती कर दी आपने। तो यहाँ से जो है आपने नहीं, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे ये प्लस का तो इधर लाएंगे माइनस का होगा ये, और ये आपके पास जो है ये प्लस का है, उधर आपका है 1/2, तो ये जो होगा वो होगा तुम्हारे पास इतना, और ये प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 180x है और ये प्लस का 180x हो जाएगा, और ये 18×5 = 90 प्लस का होगा, तो 18 दूना 90 प्लस का, ये माइनस का। अब सही है, अब सही है, ठीक है, अब करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे। चलिए, तो ऐसी संख्या सोचनी है जिनके गुणा करा दें तो 1800 आ जाए, जिन्हें घटाएं तो 5 आ जाए, तो ऐसी संख्या आपकी है 45 और 40, ठीक है, इतना होगा, तो ये संख्या आपकी है, तो यहाँ पे रख दो x² माइनस का 45x और प्लस का 40x, ओके, मेरे को चाहिए प्लस का 5, तो माइनस को मेरे को इसे करना पड़ेगा और इसे करना पड़ेगा प्लस, ठीक है, तभी तो मेरे आएंगे, देखो प्लस के आएंगे 5, तभी तो ये माइनस के 1800 हैं और बराबर में है 0। यहाँ से कॉमन तुम्हारा x हो रहा है, तो x + 45 बचेगा, यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है माइनस का 40, तो x + 45 बचेगा बराबर में 0। ये कॉमन वाला आपको एक साथ लिखना है, ये 2 बार है तो इसको एक बार आपको लिखना है बराबर में 0। तो देखो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, लेकिन जब हम इसे 0 के बराबर डालेंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, यानी चाल माइनस में आएगी, तो माइनस में तो नहीं लेना है, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो डालेंगे x - 40 को 0 के बराबर, तो x बराबर हमें 40 किलोमीटर हमें स्पीड मिल जाएगी प्रति आवर, तो ये आपकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी जो है स्पीड है, आपकी नहीं रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की स्पीड आपकी ये होगी। कहोगे सर जी इसे क्यों नहीं 0 के बराबर डाला, क्योंकि भाई x + 45 है, इसको जब 0 के बराबर डालोगे तो x बराबर -45 आएगा, तो कभी स्पीड माइनस में होती है क्या,
माइनस में तो नहीं होती, 0 तक स्पीड हो सकती है लेकिन माइनस में थोड़ी ना जाएगी, तो ये नहीं हो सकती, इसलिए हम ये लेंगे ही नहीं। तो हमारी रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये है। तो अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगर आप चित्र बना लेंगे तो, वैसे चित्र बनाना भी कोई कठिन खेल नहीं है इसमें। देखो क्या है, 24वां क्वेश्चन है ना। देखो एक गोलाकार कांच है, तो एक गोलाकार कांच ले लो इसे करके। इस गोलाकार कांच की क्या है, देखो एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है, यानी इसकी गर्दन जो होगी, इसकी जो गर्दन होगी ना, इस कांच की जो गर्दन होगी वो कैसी होगी, गोला बेलनाकार होगी, यानी ये बेलन के आकार की, ऐसी कुछ इस तरीके से होगी गर्दन इसकी। ये मतलब सुराई जो है ना, सुराई आपने देखी होगी, अब ऐसी है इस तरीके से। ये सीधा थोड़ा बनाना आपको, थोड़ा मैं उससे वैसा बना है, कोई दिक्कत ना है यार, समझने के लिए है तो समझना है बस मुझे, और क्या, बस मुझे समझना है। देखो गर्दन है, आगे देखो ये मैंने कर दिया, चित्र बना दिया। अब जो दिया गया उसे हम लिखेंगे। जबकि लंबाई 7 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसका व्यास भाई, गर्दन का। जो गर्दन है उसकी जो लंबाई है, ये जो गर्दन है इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और इसका ये जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो व्यास है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे कि वेलन की ऊंचाई यानी h हमको दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, तथा व्यास कितना है, देखो व्यास कितना है, व्यास यानी डायोप्टर कितना है, 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, आप सभी को पता है व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास 2 है तो उसकी आधी कर दो, तो 2 की आधी कितनी होगी, 1, यानी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ऊंचाई इतनी है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास कितना है, यहाँ से लेके मान के चलो यहाँ तक, इसका व्यास है 8.4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि गोलाकार बर्तन का व्यास कितना है, 8.4 है। तो इसकी त्रिज्या देखो, इसकी जो त्रिज्या है मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसकी मैं जो कैपिटल आर माननी पड़ेगी। तो क्या है, अगर व्यास 8.4 है तो इसकी आधी कर दो, तो 8.4 का हाफ करने के लिए 2 से भाग करोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4.2। त्रिज्या कितनी होगी, 4.2 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, यानी बर्तन में कितना पानी आ सकता है, यानी बर्तन का इनडायरेक्टली हमसे आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। तो देखो हमें क्या निकालना है, बर्तन का आयतन निकालना है। तो बर्तन का आयतन कैसे आएगा भाई, बर्तन का आयतन कैसे आएगा, ये बर्तन है, इस बर्तन में देखो बेलन है एक, तो इसमें एक तो बेलन का आयतन होगा, कुछ गर्दन में पानी आएगा भाई, इसकी जो हमें पूरा भरना है, जब हम पूरा भरेंगे तो गर्दन में पानी आएगा, और ये जो गोला है इसमें पानी आएगा, तो प्लस करेंगे हम गोले का आयतन। अब प्लस क्यों कर रहे हैं भाई, ये जो गर्दन है उसमें जुड़ी हुई है तो जोड़ेंगे हम। अब देखो वेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, इसकी पाई आर क्यू, लेकिन आर इसका लेना कैपिटल में। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका पाई और पाई कॉमन है, निकाल लीजिए, क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। अब ये जो मान है यहाँ पे रख दो, पाई की जगह पर आपको कितना लेना है, 22/7 ही लेना है। आर स्क्वायर, आर कितनी है देखो, स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर गुना एच कितना है देखो 7 है, प्लस 4/3 आर कैपिटल आर कितना है 4.2, देखो क्यूब में है तो आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, घात 3 है ना, तो आपको 3 बार लिखना पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे देखो 22/7 है, 7 एकम 7 प्लस, देखो इसका पॉइंट काटेगा तो नीचे 10 बढ़ेगा, इसका पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 बढ़ेगा, यहाँ पर 22 2 है। ठीक है, इसका पॉइंट काटने पे 10 बढ़ेगा, तो हो गया यहाँ से 4/3 गुना 42/10 और 42/10। अभी ये भी कटेगा,
इतना कुछ करना नहीं है आपको, काटना है। देखो यहाँ से कट रहेगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ऐसे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब देखो 3 सते 21, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, अब बस इतना ही कटेगा। अब देखो जो कट गया, अब जो बचा है उसको लिख दो। देखो 22/7, यहाँ पे 7 बचा, प्लस ऊपर देखो 4 सते 28, 28 गुना 21 कराना आप, फिर 21 से कराना, फिर 55 25 पंजे 1 से 25 से भाग कर देना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 332.464 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर देना मेरे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हो गया ना, आगे देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पिछले जो भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट है, सारे आपको रट लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, बिल्कुल ठीक है। समझा तो मैं रहा हूँ, आपको बिल्कुल कंफर्म करते पक्के करके जाने हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने वैसे करा रखा है, कई बार मैंने क्वेश्चन कराया है, तो आज भी हम इस क्वेश्चन को कराएंगे, क्योंकि भाई कई बार करा रहा हूँ मैं, इसका मतलब भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई क्लास में मैं बार बार इस क्वेश्चन को ला रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 24वें का अथवा क्या है, एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, यानी शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, किसके आकार का है, शंकु के आकार का है, ऐसा शंकु होता है, तो ये शंकु के आकार का है खिलौना। इस खिलौने की त्रिज्या कितनी है, देखो एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इसका ये केंद्र होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5, ठीक है 3.5। शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है, यानी इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है, ये अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, ये ऐसे करके, तो इसके ऊपर देखो रखा हुआ है ये ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ये अर्धगोले के ऊपर देखो रखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है अपने को, ऊंचाई कितना है 15.5, 15.5 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो मुझे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो दिया गया है पहले हम उसे लिखते हैं। देखो हमें यहाँ पे गोले तथा शंकु की त्रिज्या r हमको दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें हमें शंकु की ऊंचाई भी चाहिए होगी, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी निकाल लेते हैं पहले ही। शंकु की ऊंचाई यानी h कैसे निकलेगी भाई, देखो ये पूरा का पूरा 15.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 15.5 है। तो इस पूरे में से, इस पूरे 15.5 में से इतना मैं घटा दूंगा, कितना, इस पूरे में से मैं इतना हिस्सा घटा दूंगा तो मेरे को इतना मिल जाएगा, और मुझे यही चाहिए। तो मैं इस पूरे 15.5 में से 15.5 में से कैसे घटाऊंगा, इतने वाले हिस्से को, इतना, ये जो हिस्सा है इतना घटाऊंगा। अब ये इतना कहाँ पे है भाई, देखो ये 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा, तो इसे हम घटा देंगे 3.5 को, यानी त्रिज्या को घटा देंगे, ठीक है। अब घटा के देखिए तो देखो 15 से 3 गया 12, यानी h आपके पास 12 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 12 मिल गया। चलिए हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आ जाएगा हमारा आंसर, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, शंकु और अर्धगोला जुड़ा हुआ है तो जोड़ देंगे हम, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ हम किसे जोड़ेंगे, इस अर्धगोले को जोड़ेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, सबको याद है। इसका क्या होता है अर्धगोले का 2πr²। अब देखो पाई आर कॉमन है तो निकाल लो, क्या बचेगा l + 2r। पाई की जगह पर 22/7 आपको रखना है, r कितना है देखो 3.5 है, l कितना है देखो l हमें पता ही नहीं है, तो l हमें निकालना पड़ेगा। तो साइड में यहाँ पे कॉपचे में निकाल लो, l बराबर क्या, सूत्र आपको पता है l यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है √ में h² + r²। तो यहाँ पे हम मानों को रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। h कितना है देखो 12, तो 12 का स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, आर त्रिज्या कितनी है देखो 3.5 है, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर। तो एल बराबर 12 में 144 होगा, 35 यानी 300 को 12 25, ठीक है। एल बराबर 156.25 यानी एल बराबर 12.5 आ जाएगा यहाँ से, 12.5 सेंटीमीटर। तो एल आपके पास 12.5 निकाल लेना, इसका वर्गमूल यही आएगा। तो यहाँ से एल आ गया है कितना 12.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 12.5 प्लस 2 आर, आर कितना है देखो 3.5 में रख रहा हूँ ना 3.5। अब बस ये जो मान आए हैं यहाँ पे रख दो, आपको सॉल्व करना है। पॉइंट काटेंगे 10 जीरो बढ़ेगा, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कम 2, 2 कम 2 यानी 11 इधर आ गया। देखो 12.5 है, प्लस 2 पंचे 2 3 6 और 1 7, ये 12 7 19 यानी कि 11 गुना 12 7 19.5, तो गुणा करें 11 पचे 55, 11 99 99 5 जोड़ने पर 104, 11 1 11 प्लस 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर, ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से है, और मैंने ये क्वेश्चन जब बुक को मैंने सॉल्व कराया था तो मैंने बताया था कैसे करना है। देखो एक बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला यानी बहुत बड़ा होगा, तो बहुमंजिला भवन है। तो एक मान लेते हैं यहाँ पे बहुमंजिला भवन है, ये क्या है बहुमंजिल भवन है। ये किस पे होगा जमीन के ऊपर होगा। ये बहुमंजिला भवन है। बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक भवन, तो इसके सामने कहीं पे एक छोटा सा भवन बना हुआ है, मान लेते हैं ये भवन बना हुआ है, ये वाला भवन है। ये क्या है ये बहुमंजिला भवन है, ये सिर्फ भवन है। अब क्या है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से, यानी कि बहुमंजिले भवन का शिखर यहाँ पे है, तो यहाँ से जब आप देखते हो, किसको देखते हो, शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये जो भवन है ये 10 मीटर ऊंचा है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, यानी इस शिखर के साथ और इस तल के साथ जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। पहले आप कहाँ पे देखते हो, पहले आप इस शिखर को देखते हो, इसके शिखर से, इस बहुमंजिले भवन के शिखर से इस भवन के शिखर को देखते हो। तो पहले तो इसको मिला दो, फिर क्या करते हो आप, फिर देखते हो आप इस तल को देखते हो, पहले शिखर को फिर तल को। तो देखने पे क्या होता है कोण बनते हैं, अवनमन कोण यानी कोण ऊपर बनेंगे। ये जो कोण होंगे ये आपके ऊपर बनेंगे, यानी यहाँ पे बन रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का, और यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, मतलब इस वाले के साथ जो है ना, इस वाले के साथ आपका जो है 30 डिग्री का कोण है यहाँ पे, और 45 डिग्री इसके साथ है। ओके, सो इस तरीके से ये आपका है। आपको नीचे नहीं लिखने, मैंने लिख दिए हैं, बाकी ऐसे मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो आपको ये जो बहुमंजिला भवन है इसकी ऊंचाई बतानी है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई क्या, ये वाला पूरा निकालना है। तो देखो ये 10 है, तो इसके सामने ये भी 10 ही होगा। तो मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो पता है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का नहीं पता है, तो मेरे को यही निकालना है। अगर ये मिल गया तो पूरा हम निकाल लेंगे, ABCDE। तो हम क्या करते हैं, हमें BC पता है, हमें सिर्फ AB निकालना है। AB मिल गया और BC भी पता है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं, फिर हो जाएगा आराम से। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, माना, पहले तो कुछ मानते हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई h बराबर क्या है कि देखो h बराबर लिख सकते हो, मान लेते हैं h ही है। तो क्या होगी, देखो इस AB के साथ किसको जोड़ना पड़ेगा, इस BC को, AB प्लस BC होगी। तो h बराबर देखो AB तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन BC हमें पता है 10 है। तो बस हमें इस सिर्फ AB निकालना है। AB निकालने के बाद हम यहाँ रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AEB में, इसमें टेन थीटा लेंगे, तो टेन थीटा, इसका थीटा 30 है, बराबर लंब बटा आधार होता है ना, तो टेन 30 बराबर लंब। देखो लंब कितना है, ये आपका लंब है ना, ये लंब है 90 डिग्री बन रहा है, तो लंब ये है तुम्हारा, AB लंब है। आधार तुम्हारा ये आधार है, आधार कितना है VE, ठीक है। तो टेन 30 का मान कितना होता है बताओ, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3।
ए बी बटा वी ई, इसकी गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा ए बी अंडर रूट 3 बराबर बी ई, या ई बी भी बोल सकते हो। ए बी निकालना है मेरे को, ई बी बटा ए अंडर रूट में 3 है, गुणा में तो बट्टे में आएगा, और नीचे अंडर रूट होता नहीं तो इसका हर परमेकरण करा देंगे, नीचे अंडर रूट नहीं होता इसलिए मैंने हर परमेकरण करा दिया। ये क्या हो गया, ई बी अंडर रूट 3, और नीचे देखो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से गुणा कराने पे 3 आ जाएगा, तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, ये मान लेते समीकरण ए है। इसके बाद हम चलेंगे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या लेंगे, टेन थीटा ही लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा, इसका थीटा कितना है देखो 45 है। लंब, लंब देखो इस वाले इस पूरे के पूरे त्रिभुज में लंब तुम्हारा ये पूरा है, यानी ए बी प्लस बी सी है। लंब पूरा कितना है, ए बी प्लस बी सी है। देखो यहाँ पे बटा आधार, आधार तुम्हारा कितना है, आधार तुम्हारा ये सी डी है, और इस सी डी देखो ये सी डी जो है किसके बराबर होगा, इस ऊपर वाले के बराबर होगा। तो मैं इस सी डी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ई बी लिख सकता हूँ। ई बी मैं क्यों लिख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, भी देखना बताऊंगा मैं। ई बी ई बी लिख दूंगा मैं, ठीक है, आधार ई बी है तुम्हारा। अब देखो टेन 45 का मान कितना होता है, 1, उधर तुम्हारा ए बी, और बी सी कितना है, देखो बी सी तुमको दे रखा है यहाँ पे 10 है, तो बी सी की जगह 10 लिखेंगे, और नीचे ई बी है, यहाँ से देखो ई बी कम, ई बी बराबर ए बी प्लस 10। यहाँ से आप ऐसा कीजिए, इसमें से जो है ई बी का मान निकाल लो, यहाँ से ई बी निकाल लो, और इस ई बी को यहाँ पे रख दो आके। तो यहाँ से ई बी कैसे निकलेगा, ई बी बराबर 3 गुणा में तो इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी ए बी 3 हो जाएगा, यानी 3 ए बी हो जाएगा, और ये गुणा में अंडर 3 बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझो, ये है ई बी तुम्हारा, ये है देखो ई बी तुम्हारा यही तो है, तो यहीं पे हम रख देंगे। तो देखो यहाँ पे ई बी कितना है, ए बी अंडर 3 है, तो इस ई बी की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे ये जो ई बी है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अंडर 3 लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा ए बी अंडर 3 बराबर ए बी प्लस 10। अब देखो आगे 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 देखो, देखते जाओ, सॉल्व हो गया, बस आ गया आंसर। ठीक है, देखो ए बी अंडर 3 है, गुणा में ए बी, सॉरी प्लस में ए बी इधर आएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा, और बराबर में 10 है। ए बी कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा अंडर 3 माइनस का 1, यहाँ से बराबर 10। तो ए बी बराबर 10 बटा, गुणा में तो बट्टे में आ गया, और ये नीचे आपको मैंने बताया अंडर रूट में नहीं होता, तो उसको हटाने के लिए हर परमेकरण आपको करना पड़ेगा, और हर परमेकरण में चिन्ह बदल जाते हैं। हर परमेकरण करा दो, तो ए बी बराबर ये क्या आ गया 10 अंडर रूट 3 प्लस 1, और नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 पंचे 10, तो ए बी बराबर 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 आ गया। अब ए बी मुझे मिल गया, मैंने बताया था अगर ए बी मिल जाएगा तो हम पूरा कंप्लीट निकाल सकते हैं। देखो ए बी मिल गया तो हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट से देखो समीकरण फर्स्ट क्या थी, h बराबर ए बी प्लस 10 था, क्या था h बराबर ए बी प्लस 10। तो देखो h बराबर ए बी हमने निकाल लिया है, देखो 5√3 प्लस 1 है और प्लस 10 है, यहीं पे छोड़ दो। अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। देखो h बराबर ये गुणा कराएगा तो 5√3 प्लस, या ऐसे ऐसे समझिए, h बराबर 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने पे अंडर 3 प्लस 1 प्लस 5 दूनी 10, तो आ जाएगा h बराबर 5 अंडर 3, देखो 2 और 1 3 यानी 3 प्लस अंडर 3 मीटर आपका राइट आंसर होगा। मीटर में कहीं पे भी छोड़ दो आप, ठीक है, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या है, एक चिमनी है। सबसे पहले तो चिमनी कैसी होगी भाई, भट्टी आपने देखी हो ना, ईंट वगैरह जहाँ बनती है वहाँ एक बहुत बड़ा मीनार जैसा लगा होता है, वो चिमनी मान के चलो, उस चिमनी है। देखो क्या है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी, यानी कि पहले चिमनी मान लो, चिमनी जमीन पे खड़ी होगी, तो जब भूमि पर यानी भूमि पर एक बिंदु है, इस भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण, यानी कि ये चिमनी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है।
यदि चिमनी की पाद से बिंदु की दूरी, यानी कि चिमनी का पाद ये है यहाँ पे, यहाँ से लेके इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, 25 है। ठीक है, तो इसको मैं ए, इसको मैं वी, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। मेरे को कहता है चिमनी की ऊंचाई ये बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मेरे को क्या है, ये लंब है, मेरे को लंब निकालना है और आधार पता है। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है। तो टेन थीटा लेंगे हम। टेन थीटा कितना, 60 है। यहाँ पर मान लेना कि माना चिमनी की ऊंचाई जो भी है एच मान लेना, फिर कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एच मान लेता हूँ। तो टेन 60 बराबर क्या, तो लंब बटा आधार, आधार 25 है। टेन 60 का मान √3 एच बटा 25 बटे पूछ लो तो 1, एच कम एच 25 √3 मीटर, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से, यानी कि स्थायी नहीं है, ऊपर नीचे हो रही है डोरी, भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी। देखो एक डोरी है और एक पतंग है, समझ रहे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, क्या है, एक डोरी है, एक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब पहले तो भूमि होगी, भूमि पर से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। मान लो यहाँ पे एक पतंग है, एक ऐसी पतंग है, सपोज करो ये पतंग है, ये पतंग उड़ रही है। अब इस पतंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक बिंदु होगा। तो एक लड़का है, उसने क्या किया, पतंग उड़ाते उड़ाते थक गया। तो थकने के बाद क्या कि उसने डोरी को जो है एक भूमि पर एक मान लो खूंटा जैसा कुछ है उस पर बांध दिया। तो बांधने के बाद पतंग कुछ इस तरीके से त्रिभुजाकार दिखाई देगी ऐसे। फिर जो कोण बन रहा है इस डोरी का इस बिंदु के साथ, मतलब जमीन के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, देखो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको डोरी की लंबाई बतानी है। यानी डोरी ये है, यानी ये बताना है आपको। ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, यानी आपको ए सी निकालना है। यानी कि हमें देखो लंब पता है, कर्ण निकालना। तो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है, लाल बटा कक्का लिखो, लाल बटा कक्का। तो लंब, देखो लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण साइन में आता है, तो साइन थीटा ही लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना डोरी की लंबाई क्या है, लंबाई को मान लेता हूँ एच है। ठीक है, ये एच है, तो मुझे एच ही निकालनी है, मेरे को एच ही निकालनी है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखो साइन ही लेंगे। मैंने आपको बताया साइन क्यों लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। थीटा कितना है, 60 है, लंब देखो 60 है, आधार आपका एच है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 2, वो 60 बटा एच। देखो एच की इधर गुणा होगी तो √3 एच हो जाएगा, और 60 दूना 120, एच बराबर 120 गुना में √3 तो बट्टे में आ जाएगा, और नीचे √ होता नहीं तो इसको हटाने के लिए हर परमेकरण करा देंगे। तो एच बराबर 120 गुणा कराएगा 120 √3, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 चकू 12। तो एच बराबर हमारे पास 40 √3 मीटर, ये आपकी क्या होगी, जो है डोरी की लंबाई हो जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको 2024 का सेट नंबर 2 HW कंप्लीट पूरा सोल्व कराया है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, इसके सारे क्वेश्चन, एक भी मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा, क्योंकि अगली आपको क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब वैसे अगर नहीं किया तो कर लेना, वैसे क्या है तो कोई बहुत बढ़िया बात है, फिर दोबारा मत करना, क्योंकि भाई वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, क्योंकि आप इतना मेरे लिए बस कर दो, और कुछ नहीं। मैं आपको कंटिन्यूसली पढ़ाता रहूँगा, आप इतना मेरे लिए कर दिया करें। जैसे वीडियो देखें लाइक कर दें और शेयर कर दें, इतना कब कर दें, उसके बाद वीडियो अपना कंटिन्यू रखें, क्लास को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।